अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, शुरुआत करूंगा मैं ट्विटर पे। मुझे ब्लू टिक मिल गई है। 15 साल हो गए मुझे ट्विटर पे। 2007 में मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था, लेकिन मैं ज़्यादातर शुरू के सालों में फेसबुक पे ही रहा हूँ। 2018 तक मैं ट्विटर पे मेरे 1000 फॉलोअर भी नहीं थे, क्योंकि मेरे फेसबुक पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर थे और मुझे फेसबुक पे ही मैं सब कुछ करता था। इंस्टा पे भी नहीं था, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल बना हुआ था, मैं लगाता कुछ नहीं था। और फिर फेसबुक का जब मेरा अकाउंट डिलीट हुआ तो मैंने ट्विटर और यूट्यूब पे एक्टिव हुआ। और फिर अब यूट्यूब मेरा 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर जा चुका है। ट्विटर पे मेरे पिछले 1-1.5 साल से 82,000 और 83,000 के बीच में ही रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैं ब्लू टिक अप्लाई करता था, नहीं मिला। कई बार मैंने ट्राई किया, हर बार कहा कि आपका वार्निंग है, ये है वो है। अब मिला है पैसे दे के। इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन सी तीर मार लिया, पैसे दे के मिला है। तो बात दरअसल ये है कि ये एक वेरिफिकेशन होती है। पैसे दे के भी अगर आपका अकाउंट जाली है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप कहीं सरकारी सर्टिफिकेट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, हम यहाँ पे जाते हैं कहीं पाकिस्तानी लेके, तो आपको अटेस्टेशन करानी पड़ती है एम्बेसी से, या आप अगर पाकिस्तान में या इंडिया में है तो अपनी मिनिस्ट्री से। उसकी आप एक फ़ीस देते हैं ना अपनी वेरिफिकेशन के लिए। वैसे ही मैंने फ़ीस दी है। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो। हालांकि मेरी वेरिफिकेशन के लिए मैं अपने जेन्युइन नाम पर हर काम करता हूँ शुरू से ही। कभी छुप के वार नहीं किया, कभी फेक आईडीज़ का काम नहीं किया। और फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट जब डिलीट किया गया तो मैंने जेन्युइन नाम से ही वहाँ पे भी मौजूद हूँ। कभी फेक आईडीज़ यूज़ नहीं की, लेकिन ब्लू टिक से ये है कि देखने वाले को कंफर्म हो जाता है कि ये वेरीफाइड अकाउंट है। मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं खुद बैठ के बात करता हूँ। पर्दे पीछे छुप के मैं वार नहीं करता। तो मेरे लिए ये एक अच्छा स्टेप है कि मुझे वेरिफिकेशन मिली। मुझे महीने की इसकी एक फ़ीस देनी होगी तो सही है, मैं इसी काम में हूँ तो फ़ीस भी दे देंगे। अब जैसे मैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए स्ट्रीम यार्ड की ऐप ली हुई है, उसकी भी मैं मंथली फ़ीस देता हूँ। और जितना ट्विटर की वेरिफिकेशन है उससे 3 गुना ज़्यादा देता हूँ उसका मंथली। तो ये सब चीज़ें होती हैं, खर्चे इस काम में करने पड़ते हैं। हमारे को कोई एड रेवेन्यू या कुछ नहीं मिलता, सिर्फ यूट्यूब से मिलता है। और वो भी इतना मिलता है कि मैं कुछ बता नहीं सकता आपको कि इस महीने, अब जैसे मेरे को हर महीने 23 तारीख को आते हैं, तो इस महीने मेरे पास आ गए, वो सब ख़त्म हो गए। क्योंकि मेरी जितनी डायरेक्ट पेमेंट होती हैं वो 23 से लेकर 28 के बीच की मैंने रखी हुई हैं सारी। तो डायरेक्ट पेमेंटों में कट गए। ऑलरेडी 1000 पाउंड में अपने एक दोस्त से उधार लेके बैठा हूँ और अभी किराया बाकी है। तो इन चीज़ों से हमारे घर नहीं चलते, ठीक है ना। हम बहुत ये मुश्किलात का शिकार रहते हैं। और ये है कि डिपेंड करते हैं कि कहीं से कोई सपोर्ट आ जाए। वो भी पिछले 1-1.5 महीने से मुझे किसी ने कोई ख़ास सपोर्ट भी नहीं भेजी। तो ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। सच बोलने की एक कीमत है जो हम अदा कर रहे हैं। इतनी सर्दियों में हम बगैर हीटर के भी काम चला रहे हैं कि कम से कम बिल कम आए। हैविंग सेड दैट, अब मैं आता हूँ क्रिकेट की तरफ। रमीज़ राजा को पीसीबी के चेयरमैन से हटा के नजम सेठी को वापस लाया गया है। नजम सेठी ज़ाहिर है पाकिस्तान में चिड़िया के नाम से मशहूर हैं, प्रोग्राम करते हैं अपना टीवी पे, जिसमें कहते हैं मेरी चिड़िया ने ये खबर दी, चिड़िया ने ये खबर दी। वो चिड़िया नहीं है, चिड़ा है जो GHQ से इनको खबर देता है। ये आर्मी के कनेक्शन में रहे हैं शुरू से। और ये आर्मी पाकिस्तान में कैसे सरवाइव कर सकता है कोई, वो भी हाईएस्ट पोजीशंस पे जाके। पीसीबी की पोजीशन बहुत हाई होती है। इसमें आपको, आप अपने 100 आदमी को इंटरनेशनल, पाकिस्तान कहीं जाता है तो वहाँ पे 100 आदमियों को अपने खर्चे पे ले जाते हैं, अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों को अय्याशियाँ करवाते हैं, आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। खैर, नजम सेठी है ना, ये शुरू से, हालांकि इसकी शुरुआत जो है ना अर्ली 70s में, वो ये थी कि इसने बलोचों के साथ मिल के पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो रिवोल्ट हुआ था उसमें ये शामिल था।
ये लंदन में जब पढ़ता था तो इसने बलोच स्टूडेंट को जमा करके इंसर्जेंसी करवाई थी, सब कुछ था। इसके बाद इसने जो पलटा खाया और यह आईएसआई की गोद में जाके बैठ गया, तब से ये आर्मी का बंदा है। अब पीसीबी में आया है, नई सिलेक्शन कमेटी लाएगा, अपने बंदे लाएगा, मतलब कोई कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी पाकिस्तान की किसी कॉरपोरेशन में या किसी भी इदारे में नहीं रहती, इसलिए कि हर कुछ दिन बाद नई सरकार आती है, नया वो सेटअप आता है। अब जब से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था तो सबको पता था कि रमीज़ राजा तो इमरान खान का टट्टू है, तो रमीज़ राजा को हटाया जाएगा। और अब तक वेट किया था, अब इसको हटा लाए हैं तो अब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, उसमें नाम आ रहा है कि या तो इंज़माम उल हक होगा या शाहिद आफरीदी होगा। इस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट का भी वो चलता है। इसी वजह से आपका कभी भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आप होम ग्राउंड पे 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड से तीनों के तीनों हार गए, 3 टेस्ट मैच की सीरीज 3-0 से हार गए, बुरी तरह से शिकस्त हुई है। क्योंकि एक तो आपकी सिलेक्शन पॉलिसी होती है पंजाब बेस्ड, आप दूसरी कौमियतों को नज़रअंदाज करते हैं, आप सिर्फ पंजाब की क्रिकेट टीम बन के या पठानों को दो चार गुल खानों को लेके आते हैं, तो आपकी क्रिकेट तो तबाह होनी है। अब मज़े की बात देखें कि अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ तो इसमें इंग्लैंड का सैम क्यूरन जो है वो पाकिस्तानी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा में बिका है। अब आप खुद देखें कि पाकिस्तानी हैरान होकर बैठे हुए हैं कि 50 करोड़ में तो पाकिस्तान सुप्रीम लीग है जो PSL है, उसके सारे खिलाड़ी 50 करोड़ से कम में आ जाते होंगे शायद, और वहाँ पे एक खिलाड़ी खाली 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी में बिका है। तो ये दोनों मुल्कों की क्रिकेट का फ़र्क है। रमीज़ राजा हमेशा एंटी इंडिया बयान देता रहा क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को खुश करना है। नजम सेठी का ये है कि ये शायद थोड़ा डिप्लोमेटिक चले, कोशिश करेगा कि भारत से क्रिकेट के मामलात में ताल्लुकात अच्छा रखे, कभी भारत के खिलाफ वो ना करे। लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है ना, वो पक्का फैसला है। जब फॉरेन मिनिस्टर भारत का खड़ा होकर कह देना कि वी विल नॉट हैव टाइज विद क्रिकेट टाइज विद पाकिस्तान, बात ख़त्म हो जाती है। अजीज़ दोस्तों, मेन मुद्दा जो मेरा है इमरान खान की ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स, उस पर जाने से पहले थोड़ा मैं बिलावल भुट्टो के बारे में बता दूं कि बिलावल भुट्टो ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ख़िलाफ़ जो बदज़बानी की थी, जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी, जो अपनी ख़ानदान की जात बताई थी, उसके बाद ये 1 हफ़्ता गायब रहा न्यूयॉर्क में और किसी को नहीं पता चला कि कहाँ गया। इस पे ये खबरें भी आईं कि इसको न्यूयॉर्क में अमेरिकन पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। इसको बाद में फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने डिनाई कर दी थी इस खबर की। और मैं भी ये मुश्किल ये हज़म होती है बात कि किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को आप, वो भी जब आपका अलाय कंट्री हो, तो गिरफ़्तार एक मामूली आपके एम्बेसी के स्टाफ को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है, तो आई डाउट कि इसको गिरफ़्तार किया। लेकिन खबरें हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है। इसके हवाले से पाकिस्तान का इमरान रियाज खान कुछ कह रहा है। हुआ ये कि भारत में भी कुछ लोग हैं ना, वो मतलब पता नहीं क्यों उल्टी ऐसी बातें कर जाते हैं जिस पे दुनिया को हंसने का मौका मिलता है। जैसे अभी एक मंत्री ने कह दिया था वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप के बाद, कि मेसी का ताल्लुक आसाम से है, वो ओरिजिन आसाम का है। अब इस तरह की बातें करके आप भारत के बारे में एक दुनिया को हंसाने वाली बात करते हैं। ऐसे ही एक किसी मिनिस्टर ने या एमपी ने या किसी नेता ने यह बयान दिया कि बिलावल भुट्टो ने इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की, जो बिलावल भुट्टो का सर काट के मुझे देगा मैं इसकी 2 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अब ये बात करने की होती नहीं है। इस तरह तो आप जिहादियों को शर्मा दें इस तरह की बातें करके, क्योंकि ये काम ज़्यादा लोग करते हैं। और दूसरा, आपको भी पता है कि वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है। 2 करोड़ रुपए के, अब 50 करोड़ रुपए में भी कोई इसका सर नहीं काट सकता। उसकी अपनी सिक्योरिटी होती है, इसका अपना हिसाब किताब होता है, कौन इसका सर काटेगा। इस तरह की बातें करके आप दुनिया को हंसाने का मौका देते हैं। तो खैर, इमरान रियाज खान पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि भारत में बिलावल की 2 करोड़ रुपये सर की कीमत लगाई गई है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में एक एमपी 2 करोड़ से ज़्यादा का बिकता है। ये बिलावल की औकात है।
तो वाकई पाकिस्तान में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मेंबर ऑफ असेंबलीज को ख़रीदा जाता है, उसकी 50-50 करोड़ बोली लगती है। तो कुछ ख्याल कर जाएं। अजीज़ दोस्तों, शेख रशीद ने भी बिलावल की न्यूयॉर्क की स्पीच पे कुछ बातें की हैं। उसने कहा है कि बिलावल ने ये स्पीच करके भारत से एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है और ये डिप्लोमेटिक स्पीच नहीं थी। और इसके अलावा इसने लोकल इश्यूज़ पे बताया है शेख रशीद ने कि बिलावल ने कहा है कि टीटीपी, बिलावल ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी की थी कि टीटीपी है ना, केपीके पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो उसको इमरान खान की केपीके में सरकार है 2013 से 9 साल से, तो ये इमरान खान की सरकार का फेलियर है, क्योंकि उसने वहाँ पे टीटीपी को टोटल खुली आज़ादी दे रखी थी, जिसकी वजह से टीटीपी इतना स्ट्रॉन्ग हो गई। तो शेख रशीद ने कहा कि ये जो सिक्योरिटी मामलात होते हैं ना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नहीं होते और ये पाकिस्तान आर्मी का फेलियर है। लेकिन बहरहाल इमरान खान 3.5 साल तो प्राइम मिनिस्टर रहा ना, और प्राइम मिनिस्टर ठीक है पावरलेस था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकता था। इसने टीटीपी को खुली छूट दे रखी थी और उसमें हमें नज़र आया कि इसी की सरकार में अफ़गानिस्तान में तालिबान आए तो उन्होंने टीटीपी के सारे जो टेररिस्ट अफ़गानिस्तान की जेलों में अशरफ गनी ने बंद करके रखा था उनको आज़ाद कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से हमला कर दिया। तो इमरान खान और फैज़ हमीद की ये सारी पॉलिसीज़ थी जो पे कर रही हैं, आज पाकिस्तान इसकी कीमत पे कर रहा है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं, स्टॉक मार्केट में रिसेशन चल रहा है, डॉलर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इन्फ्लेशन और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, मेडिकल और ऑयल बिल के भरने के लिए, मेडिसिन और ऑयल बिल भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान की दुनिया में कहीं कोई इज्जत नहीं रही, पाकिस्तानियों के ऊपर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, मैं अब और भी मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन पहले मैं अपना मेन मुद्दा जो है वो ऑडियो वीडियो लीक्स की तरफ आऊँगा। देखें, मेरे पास वो इमरान खान की और आयला मलिक की जो ऑडियो हैं उनकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो जितनी मतलब एक XXX मूवी होती है ना, पोर्नोग्राफी, उस लेवल की बातचीत है इमरान खान और आयला मलिक की, तो वो मैं यहाँ पे चला नहीं सकता, क्योंकि मेरी हज़ारों बहनें भी ये प्रोग्राम देखती हैं। मैं मुख्तसरन आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि देखें, पाकिस्तान इतना घटिया मुल्क है। मुल्क हमेशा लोगों पे होता है, कोई ज़मीन ख़राब नहीं होती। ये भारत का हिस्सा था, ये मुल्क, ये भारत की संस्कृति होती थी 47 से पहले। इसके बाद इसके लोग ख़राब हुए, इसके रूलर्स ने इस मुल्क को आज इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि ये दुनिया के घटिया तरीन मुल्कों में से घटिया तरीन कल्चर बन चुकी है, घटिया तरीन सिस्टम बन चुका है। उन मुल्कों में से ये पाकिस्तान शुमार होता है। ये पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला वैसे तो बहुत पहले से था, लेकिन इमरान खान के दौर में ये टॉप पे चला गया। मैंने आपको फेसबुक के ज़माने में जब मैं वीडियोस बनाता था इमरान खान के इलेक्शन से भी पहले, तो उसमें भी मैंने बताया था कि MQM के लड़कों को उठा के ले जाते थे आर्मी वाले, उनको सेक्सुअल टॉर्चर करते थे और इनकी वीडियोस बनाते थे, फिर इनको ब्लैकमेल करते थे, इनकी फैमिलीज़ की वीडियोस बनाते थे। फिर MQM के जो 2-2 टके के लोग हैं जो MP मिनिस्टर बन गए थे, वो औकात भूल गए और वो फिर लड़कीबाजी में और इन चक्करों में पड़ गए। तो ये होटलों में लड़कियों को लेके जाते थे या गेस्ट हाउसेस में लेके जाते थे, तो वहाँ पे आर्मी ने इनकी वो वीडियोस भी बनाई थी और इनके पूरी फैमिलीज़ की वीडियोस आर्मी के पास थी। और जब भी फिर अल्ताफ़ हुसैन से सबको अलग किया गया और MQM सरकारी बनाई गई, 3-4 MQM पाकिस्तान, MQM फारूक सत्तार, पाक सरजमीन और इस तरह इन्होंने बेशुमार MQM के ग्रुप बनाए, क्योंकि वो लोग मजबूर हो गए थे, इनकी वीडियोस थी। तो ये पाकिस्तान की घटिया आर्मी जो है ये घटिया काम करती रहती है। अब इमरान खान के दौर में ये हुआ कि हमने देखा था कि हरीम शाह जो थी एक टिकटॉकर, वो शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पे जाके बैठ के वीडियो बनाती थी। उसकी शेख रशीद के साथ पूरी नंगी वीडियोस रिलीज़ हो चुकी थी। इस तरह
कई टिकटॉकर्स आई थी और कई लड़कियों ने इस तरह की हरकतें की। और इमरान खान की अपनी मसला ये होता है कि आप जब कोई ड्रग्स लेते हैं, ख़ासतौर पे कोकीन के लेवल की ड्रग, उसके बाद वो ड्रग्स लेने के बाद आपकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल दिमाग शल हो जाता है कोकीन पीने के बाद। इसके बाद आप सोचने समझने की सलाहियत होती नहीं और आपकी ख्वाहिशात होती हैं, उसको पूरा करने के लिए उस वक्त आपको कुछ चीज़ें चाहिए। और इमरान खान की सेक्सुअल जो सिस्टम है वो आज का नहीं है। क्रिकेटिंग के ज़माने में भी ये प्ले बॉय था और हर जगह मुंह मारता था। जब भी इसकी अमेरिकन औरत के साथ बगैर शादी के एक बच्ची पैदा हुई, मैं उसको हराम की बच्ची नहीं कहूँगा कि वो बच्ची का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान है ना, वो हराम का नहीं होता, पैदा होता है और बस उसकी बदकिस्मती होती है कि वो इमरान खान जैसे बेगैरत की बच्ची होती है। तो इमरान खान का ये जो सारा सिस्टम था सेक्स के हवाले से, ये शुरू से सबको पता है। अब क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर था तो इसने सोचा कि बाजवा और पूरी सरकार फौज मेरे साथ खड़ी है, मेरा अब कोई क्या बिगाड़ेगा। इसको क्या पता कि बनी गाला के कोने कोने में कैमरे लगे हुए हैं। इसकी कई वीडियोस ऑडियोस के बातचीत चलती रही। इसकी दूसरी बीवी जो थी रिहाम खान, उसने भी पूरी किताब लिखी है और ये अननेचुरल सेक्स का बड़ा शौकीन रहा है। रिहाम खान ने बताया था हमें कि ये होमोसेक्सुअल है, मुराद सईद और हमजा अब्बासी वगैरह के साथ इसके ताल्लुकात रहे हैं। अब आई आयला मलिक। ये आयला मलिक का पहली बार नहीं है। ये आयला मलिक कौन है? ये है नवाब ऑफ कालाबाग की पोती। नवाब ऑफ कालाबाग वेस्ट पाकिस्तान, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान होते थे तो वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर रहा है। इसका बाप जो है वो आयला मलिक का, ये भी पॉलिटिक्स में टॉप पे रहा। इसका शौहर पीटीआई का एमपीए रहा है, यार मोहम्मद रहीम। अब तो वो नहीं है। और इमरान खान मुशर्रफ के ज़माने में पहली बार जब असेंबली का मेंबर बना था 2002 से 2007, तो ये आयला मलिक भी उस वक्त 2002 से 2007 मुशर्रफ की पार्टी की एमपीए रही थी। उस वक्त ये था कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दोनों के एमपीएस को तोड़ के एक काफ लीग नामी पार्टी बनाई थी। काफ लीग में ये भी थी और इसकी बहन सुमेरा मलिक भी थी और दोनों असेंबली में थी और दोनों के उस वक्त खूब चर्चे होते थे। और उस वक्त भी खबरें आ रही थी कि शी इज़ डेटिंग इमरान खान। उस वक्त ये यार मोहम्मद रिंद की बीवी थी। और अब जाके इनकी जो ऑडियो लीक आई है, इसके बारे में पीटीआई ने तो साफ कह दिया कि ये फेक है। खुद आयला मलिक ने ट्वीट्स किए हैं कि ये फेक है, शर्म आनी चाहिए, इमरान खान मेरा भाई जैसा है, ये वो। तो भाई साहब, हमने यहाँ पे बड़े ड्रामे देखे हैं। ये आपके पाकिस्तान में कई भाई बहनों के और बाप बेटी के भी किस्से हमने देखे हैं। आपकी बेगैरती की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर ये फेक वीडियो ऑडियो थी तो इमरान खान ने इस ऑडियो आने के बाद फ़ौरन अपने बनी गाला के अंदर एक रिसर्च टीम बुलाई जो ये चेक करे कि स्पेशल ब्रांच की टीम बुलवा के डिवाइसेस चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं। अगर ये फेक थी तो फिर आपको डिवाइसेस चेक करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? इसलिए कि ओरिजिनल हैं, फॉरेंसिक करा लें आप। खुद इमरान खान अगर इतना ही मर्द का बच्चा है तो फॉरेंसिक करा कर रिपोर्ट लगा दे कहाँ ये फेक हैं। लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग जेन्युइन है। अब इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो हद से ज़्यादा घटिया है। मतलब मैं बोलने से भी मेरे को वो मुमकिन नहीं है कि मैं आपके सामने वो बातें कर सकूं जो उसने आयला मलिक के साथ की हैं। आयला मलिक के साथ इसका पुराना सिलसिला है। और आयला मलिक के ख़ानदान के बारे में बता दूं कि जब नवाब ऑफ कालाबाग अंग्रेज़ों के दौर से अंग्रेज़ों का टट्टू रहा था, इनके दौर का ये हाल था कि एक वक्त था कि जब शाम को
इनके ख़ानदान की, नवाब कालाबाग के ख़ानदान की औरतें घर से निकलती थीं तो चिराग होते थे ना सड़कों पे, मट्टी के तेल के चिराग लगते थे, वो लैंप्स, वो बुझा दिए जाते थे ताकि लोग इनकी तरफ देखें नहीं। और इनके आगे ढंढोरची होते हैं ना, ढोल लेके, वो ढोल बजाता हुआ निकलता था और बोलता जाता था कि सारे आदमी सड़कों पे पीठ करके खड़े हो जाएं क्योंकि नवाब कालाबाग के ख़ानदान की औरतें निकल रही हैं, ताकि किसी गैर मर्द की नज़र उन औरतों पे ना पड़े। आज उसी नवाब कालाबाग के ख़ानदान की लड़कियों के बारे में गली गली में हर आदमी के मोबाइल में वो ऑडियो मौजूद हैं। और चैलेंज करने वालों ने यह भी चैलेंज किया है कि हमारे पास इसकी वीडियोस भी हैं, इसलिए इमरान खान की बोलती बंद है। यूथिया ये कह रहे हैं, खुद आयला मलिक ने ट्वीट की कि इस सब के बावजूद इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। तो इसलिए कम नहीं हो रही कि ये मुल्क बेगैरतों से भर चुका है। अब इस मुल्क में सिर्फ बेगैरत ही रहते हैं। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, अब बेगैरतों के अलावा किसी का कोई गुजारा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेगैरत रह रहे हैं और कुछ नहीं है। इवन अदनान हफीज़ करके एक हैं, उन्होंने ट्वीट की है कि अब ARY डिजिटल एशिया को चाहिए कि वो इस पे ऑडियो लिंक्स पर एक TV सीरीज़ बनाए। तो ये इमरान खान का कैरेक्टर है, एक घटिया ख़ानदान का इंसान, घटिया मेंटलिटी का इंसान। इसके बारे में मैं मज़ीद क्या बताऊं। और ज़ाहिर है इस पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि किस तरह से लोगों की ग्रूमिंग होती है कि यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि आप कुछ कर सकें। इमरान खान जैसे बेगैरत पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में भरे पड़े हैं। इस कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब आना बाकी है। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान की पार्टी का एक आदमी है हमज़ा अली अब्बासी। ये एक्टर है और ये रियल लाइफ में भी बहुत एक्टिंग करता है। इसने अचानक ये रेहाम खान की किताब के मुताबिक ये इमरान खान का लौंडा था। इनके इमरान खान के साथ ताल्लुकात थे, जिस्मानी ताल्लुकात। ये आज से कुछ साल पहले अचानक इसने ऐलान किया कि एक्टिंग हराम है और इस्लाम में ये चीज़ मना है, तो मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। ये मौलवी बन गया। फिर वापस फिल्में शुरू की, कभी एंकर बन के TV प्रोग्राम करता है। तो ये दिमागी तौर पर आम पाकिस्तानी जैसा है। इसकी है ना, एक फिल्म आई है अभी, लेजेंड ऑफ मौला जट। लेजेंड ऑफ मौला जट है ना, इसमें ये सेकंड हीरो है, फवाद खान फर्स्ट हीरो है, ये सेकंड हीरो है। सुना है भारत में 30 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। अभी भारत की सरकार को सोचना है कि हमज़ा अली अब्बासी ने 20 अगस्त 2019 को, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उस वक्त ट्वीट की थी कि कश्मीर के साथ गद्दारी पहला स्टेप है और भारत के सारे मुसलमानों को ये एक दिन अंदाज़ा हो जाएगा कि वो हिंदुओं के हाथों तबाह हो जाएंगे और RSS के टेररिस्ट मोदी और उसकी गवर्नमेंट इन तमाम भारत के मुसलमानों को तबाह कर देंगे पूरी ताकत के साथ। जब भारत के टेररिस्ट यानी RSS और मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट और पावर मिल जाएगी ना, तो ये तबाही बर्बादी करेंगे। आगे लिखता है कि कुछ भी हो जाए, कोई हिंदुओं ने कोई मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दी। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज आज़ाद पाकिस्तान में रहते हैं। फिर ये अपील कर रहा है कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूं कि अपने आप से सवाल करो कि तुम लोगों को क़यामत के दिन पे भरोसा है, और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह उस क़यामत के दिन का मालिक है, भारत की सरकार मालिक नहीं है। यानी आप गद्दारी करो, भारत के खिलाफ जंग करो।
ये भारत के मुसलमानों को मैसेज दे रहा है। और आप इस आदमी की फिल्म भारत में चलाएंगे। आपके रणबीर कपूर बड़े फख्र से कह रहे हैं कि लेजेंड ऑफ मौला जट ज़बरदस्त फिल्म है, सब कुछ है, ये है वो है। भाई साहब, रणबीर कपूर ज़रा कभी आंखें और दिमाग की खिड़कियां खोल के बात किया करो। ये एक भारत में मुसलमानों को भारत में हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए भड़का रहा है, उस आदमी की फिल्म आप लगवाना चाह रहे हो भारत में, उसको आप पैसे कमा के देना चाह रहे हो भारत में। कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, कुछ तो इस मुल्क का सोचो जहाँ पे तुम खाते पीते हो, जहाँ से तुम कमाते हो अपनी ज़िंदगी की हर अय्याशी। तुम्हारे ख़ानदान का बच्चा बच्चा इस भारत देश से माल कमाता है और गुन गाते हो तुम लोग पाकिस्तान का। शर्म से डूब मरो। अजीज़ दोस्तों, आखिरी में मैं पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेस्ट के दो सबसे बड़े स्कैम जो हैं, प्रोडक्ट जो हैं, वो है ग्रेटा थुनबर्ग और ये मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई एक इंतहाई कमज़र्फ़ लड़की है, उसका बाप इनसे ज़्यादा कमज़र्फ़ है। आप देखें कि ये एक स्कूल है जो सेठ कुंवरजी खीमजी लोहाना का गुजराती स्कूल था, इसका नाम चेंज करके मलाला यूसुफजई गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल रख दिया कराची में। ये और बात है कि ये काफ़ी पुरानी बात है, कई साल पुरानी बात है, और मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने सुना है अब वापस उस स्कूल का नाम मलाला यूसुफजई से चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये है हाल। अगर ये थोड़ी भी शर्म व हया रखती ना तो इस किस्म की हरकतों पे फ़ौरन बात करती। लेकिन इसको अब फिल्में बनानी है, अब ये हॉलीवुड में फिल्में बनेगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि माल बनाना, पब्लिसिटी हासिल करना ही इस ख़ानदान का मकसद था। अगर तालिबान के लड़कियों को ना पढ़ाने के ऊपर जद्दोजहद की बात है तो आज अफ़गानिस्तान की बच्ची बच्ची उस स्ट्रगल में पड़ी है। किसको ऑस्कर वो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, किसको ये मिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं, किसको नेशनलिटियाँ मिली हैं? किसी को नहीं, इसलिए कि ये वेस्ट की प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।